देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ। इस बार का मुद्दा बहुत गंभीर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों को लगेगा कि किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले बेंगलुरु का एक केस बड़ा चर्चा में आया था, अतुल सुभाष। वही अतुल सुभाष जिसने पत्नी पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और सुसाइड कर दिया। वही अतुल सुभाष जिसने जज को भी लपेटे में लिया, महिला जज को भी, कि सुनवाई के दौरान जब उनकी पत्नी कह रही थी कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तो वो जज खी करके हंस रही थी। अब ऐसा ही मामला एक और हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा हटके। इस बार मेरठ का मामला है। कई दिन से मीडिया में चर्चा में है कि पत्नी ने पति के 15 टुकड़े किए ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट डाल के जमा दिया। दिल्ली में एक और मामला है जिसमें पत्नी ने कहा कि पति को मुझे भरण पोषण देना चाहिए, गुजारा भत्ता देना चाहिए। इससे नई तरह की चर्चा छिड़ी है कि क्या पुरुषों के कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार महिलाओं के हैं। भारतीय कानून में क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यदि पुरुष पर कोई अत्याचार हो, उसका उत्पीड़न हो, तो उसको सुरक्षा देने वाला कोई कानून नहीं है? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन काम की होगी, ये श्योर है। बात करते हैं एआई इंजीनियर अतुल सुभाष से। वो अतुल सुभाष जो एक बहुत अच्छा इंजीनियर था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसने एक दिन जान दे दी अपनी। आरोप लगाया कि पत्नी बहुत दिन से परेशान कर रही थी उसको, तरह तरह के केस करने की धमकी दे रही थी। एक केस ऑलरेडी किया हुआ था, भरण पोषण मांग रही थी कि इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये केस और कर दूंगी, वो केस और कर दूंगी। आखिर ये नौबत क्यों आई कि उसको सुसाइड करना पड़ा? उसका कहना है कि जो अदालत में जज बैठी थी उसने भी उसकी पत्नी का साथ दिया, उनका साथ नहीं दिया। ये जो उत्पीड़न की धारणा है, जो महिला उत्पीड़न की धारणा है या पुरुष उत्पीड़न की धारणा है, ये शुरुआत कहां से हुई और ये कानून कैसे बने कि महिला जो है वो उसका उत्पीड़न हो सकता है लेकिन पुरुष का नहीं हो सकता? आजादी से थोड़ा सा पीछे चलिए, जब पर्दा प्रथा होती थी, घूंघट होता था, तब यह माना जाता था कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकती। इसी कारण से एक प्रावधान किया गया जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1956, उसमें प्रावधान किया गया कि यदि महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी हिंदू पुरुष से शादी कर लेती है तो उसके बाद जब तक वो साथ रहेगी और उसके बाद यदि वो छोड़ भी देती है तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। सोच सही थी कि वे महिला उस समय तक इतनी जागरूक नहीं होती थी, इतनी शिक्षित नहीं होती थी कि वो अपना भरण पोषण कर पाए। इसी कारण से व्यवस्था की गई कि शादी के दौरान, शादी के बाद पति किसी तरह की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास ना करे और उसकी जिम्मेदारी निभाए, इसके लिए प्रावधान किया गया था। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कई कानून बनाए गए हैं। पहला कानून था भारतीय दंड संहिता 1860। ये अंग्रेजों के टाइम में बनाया गया था कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कई तरह के उसमें प्रावधान थे, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। वो चला आ रहा था। उसके बाद निर्भया कांड हुआ 2012 में दिल्ली में। मांग उठी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। सरकार ने कानून बना भी दिए, तमाम तरह के उसमें प्रावधान कर दिए कि नाबालिग भी होगा यदि उसका दुष्कर्म या अपराध जो है वो रेप की श्रेणी में आएगा तो उसको भी फांसी की सजा होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू हुई कि इनका दुरुपयोग शुरू हो गया। दुरुपयोग कई तरह से। सबसे पहला दुरुपयोग ये कि झूठे केस दर्ज कराए जाने लगे, खास करके रेप के केस। दिल्ली की अदालत ने माना है, दिल्ली की एक रिपोर्ट में आया है कि दिल्ली में बलात्कार के आधे से ज्यादा मामले झूठे होते हैं। राजस्थान में तो ये परसेंटेज 80% तक है। सोचिए 80% मामले झूठे। तो उत्पीड़न या शोषण किसका हो रहा है? महिलाओं का या पुरुषों का, जिन पर झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं? गंभीर सवाल है, जवाब आपको भी पता है। इसके अलावा एक और शुरू हुआ
अभी हाल ही में गुड़गांव में रैकेट पकड़ा गया, उससे पहले राजस्थान के जयपुर में रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें कोई महिला प्रेम जाल में फंसाती है किसी को, कहीं बुलाती है और उसके बाद कहती है कि मैं रेप का मामला दर्ज करूंगी, या तो इतने रुपए दे दो। नहीं देता है तो वास्तव में मामला दर्ज करवा देती है। अब कानून ऐसा बनाया गया है कि महिला ने आरोप लगाया, उसके बाद सीधा उठा के आपको जेल में डाल दिया जाएगा। उससे पहले जांच की भी कोई जरूरत नहीं समझी जाएगी जब तक कि आप बहुत ताकतवर ना हो। ताकतवर की कहानी आपको पता है, बृजभूषण केस आप जानते हैं कि वहां यदि आरोप लगाने वाले कमजोर हो और जिस पर आरोप लग रहे हैं वो सक्षम हो तो उस तरह से कार्रवाई नहीं होती है। अदरवाइज आम आदमी को तो उठा के सीधा जेल में डाल देती है पुलिस। इस तरह के मामले बहुत सारे हैं। एक और कानून आया था बीच में दहेज प्रताड़ना के विरुद्ध, उस बड़ी चर्चित धारा है 498 कि किसी महिला ने यदि केस कर दिया कि मेरा पति या मेरे परिवार वाले दहेज के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं या प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बाद पति की कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधे गिरफ्तारी है और सीधे जेल है। सुनवाई बाद में, जांच बाद में, पहले उठा के जेल में डाल दीजिए। नुकसान किसका होगा? उसकी प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, समाज में तू होगी, लेकिन सुनने वाला कौन? कोई नहीं। मतलब हालत ये कि कई मामले तो दहेज के ऐसे होते हैं, हालांकि वो भी इस मामले में भी सरकार कह चुकी है, अदालतें कह चुकी हैं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, चाहिए तो पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसका दुरुपयोग अति कहां होता है कि घर के बुजुर्ग जो हैं उनको, बच्चों को, और जो उस घर में नहीं रह रही ननद या उसके पति को, उनको भी आरोपी बना दिया जाता है दहेज प्रताड़ना के केस में। यह अति होती है और इसके बाद उनको उठा के जेल में डाला जाता है। उसके बाद कितने परिवार बर्बाद होते हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, वो अनुमान लगाना सहज नहीं है। जिस पर बीतती है वही समझता है। ऐसे ही केस अभी 2 साल पहले पुणे में आया था, जिसमें पत्नी की प्रताड़ना के कारण पति ने सुसाइड कर लिया। वो पहले से शिकायत कर रहा था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया, उसके बाद कार्रवाई चलती रही। आखिर पुरुषों की सुनवाई क्यों नहीं होती? क्या भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसके तहत पुरुषों की भी सुनवाई हो, वो भी कहीं आवाज उठा पाए? इसी चीज से दुखी होके देश भर में एक संगठन बना था, बंगाल में बड़ा फेमस संगठन था कि पत्नी पीड़ित पति संघ, यानी पत्नियों से पीड़ित जो पति हैं वो अदालतों में कहीं नहीं जा पा रहे, पुलिस के पास नहीं जा पा रहे या उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया कि हम आपस में दुख दर्द बांट लें और हो सके तो कानूनी रूप से आगे बढ़ पाए। लेकिन संगठन से तो कुछ नहीं होना। महिलाओं के लिए तो आयोग बना हुआ, पुरुषों के लिए तो कोई आयोग नहीं है। आखिर क्यों? यह सवाल पूछने का समय आ चुका है और पूछा जाना चाहिए। जब बात हो रही है कि हर मामले में महिला पुरुष समान है, बराबर है, तो ये भेदभाव क्यों? ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ कीजिए। उनका भी तो दर्द समझने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों माना जाए, वो भी 21वीं सदी में, कि महिलाएं जो है अबला है और पुरुष जो है बस वही अत्याचारी है, निर्दयी है, उनका शोषण नहीं हो सकता? हाल में तो बहुत सारे केस ऐसे आए हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कानून हैं जिनके तहत महिलाओं को इस तरह के उत्पीड़न की या दुरुपयोग की आजादी मिल जाती है। पहला जो कानून बनाया गया था, आजादी के कुछ समय बाद ही बनाया गया था, जिसको हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 कहते हैं। मकसद बड़ा साफ था कि शादी के बाद किसी महिला को बेसिक नीड्स की जरूर होगी, जिसमें खाना, रहना, कपड़े, ये सब चीजें जो है, बुनियादी खर्च, चिकित्सा का खर्च, ये सारे जो है ये जरूरी है। तो ये वो कहां से लेके आए? चूंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती थी, उसको घर संभालने का काम दिया जाता था, इसलिए ये प्रावधान किया गया कि इसका पूरा का पूरा खर्चा पति उठाएगा। ठीक है, यदि पति की मौत हो जाए तो पहला तो नियम ये कहता है कि वो प्रॉपर्टी में आधी मालकिन हो जाएगी, अपने पति की जो प्रॉपर्टी थी उसमें उसको हिस्सा मिल जाएगा। यदि वो हिस्सा नहीं लेती है तो ससुर की जिम्मेदारी है कि उसको भरण पोषण दे।
जी हाँ, भले बुजुर्ग हो पुरुष, यदि उसकी किसी भी तरह की आय है तो उसको अपनी विधवा बहू को भरण पोषण देना होगा। उस समय के अनुसार ये कानून सही थे, होने भी चाहिए थे। उसमें दो ऐसे प्रावधान किए गए। एक है कि धारा 18A जो कहती है कि पति अपनी पत्नी के जीवन काल के दौरान उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य है, यानी जीवित रहेगा तब तक उनको भरण पोषण देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, पत्नी का पेट भरना होगा। इसकी धारा 18(2) कहती है कि एक पत्नी जो उपयुक्त कारण से या पति की प्रताड़ना के कारण अलग हो जाए, वो भी गुजारा भत्ते की हकदार है। यानी पत्नी को सिर्फ ये साबित करना है कि पति मेरे ऊपर अत्याचार करता था या उसका कहीं अफेयर था, उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए उससे भरण पोषण मांग सकती है। हालांकि धारा 18(3) भी है इसमें, जो कहती है कि यदि वो किसी गलत कारण से या गलत काम करके अलग होती है या पति तलाक मांगता है उसके उत्पीड़न से परेशान होकर, तो उसको गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। लेकिन क्या ये रिवर्स भी नहीं होना चाहिए? यदि पत्नी कमा रही है, यदि पत्नी ने कोई गलती की है, महिला ने कोई गलती की है, तो क्या पुरुष को गुजारा भत्ता मिलता है? नहीं मिलता है। ये गुजारा भत्ता वाली बहस हाल फिलहाल के वर्षों में शुरू होती है और दब जाती है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने कहा है, बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो महिलाएं सक्षम हो, जो स्मार्ट हो, जो कमा सकती हो, कम से कम उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए, उनको गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए। मामला यह था कि 2021 में एक महिला ने एक पुरुष से शादी की, दोनों सिंगापुर चले गए, अच्छी नौकरी कर रहे थे। कुछ समय बाद उन दोनों में अनबन हुई, महिला लगभग 2 साल साथ रही, उसके बाद भारत वापस आ गई। आके उसने एक केस कर दिया कि मुझे भरण पोषण चाहिए। अब वो 2 साल केवल साथ रही उसके और चाह रही है कि जिंदगी भर के लिए उसको बैठे बैठे गुजारा भत्ता मिले। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज की, निचली कोर्ट में, तो उसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज की। हाई कोर्ट का साफ साफ कहना है कि यह सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है, लेकिन निठल्ले बैठ के खाने की सुरक्षा देने के लिए नहीं बनाया गया। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप पढ़ी लिखी हैं, रोजगार कर सकती हैं, तो आपको रोजगार करना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले हैं कितने जिनमें जज इस तरह की सलाह देते हो? बहुत कम। जरूरत है कि उस तरह के निर्णय दिए जाएं, उस तरह के सुझाव दिए जाएं कि ये मामले जो है खास करके उत्पीड़न वाले हैं, उन पर रोक लगे। रोक कैसे लग सकती है? कि सबसे पहले कि गुजारा भत्ता के जो नियम हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए। यदि आप बात बराबरी की करते हैं तो उस कानून में बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसमें सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उसमें दोनों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। चाहे वो बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हो या तलाक के बाद एक दूसरे को गुजारा भत्ता देने की बात हो। जब तक ये बराबरी नहीं होगी तब तक इस तरह के दुरुपयोग होते रहेंगे। दूसरी बात, यदि कोई महिला झूठा केस करती है और पुरुष साबित नहीं कर पाता कि वो केस झूठा था, तो स्वाभाविक है कि उसको जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में सन 2000 में ऐसा मामला हो चुका है। क्यों? 2000 में महिला ने आरोप लगाया, 2001 में उसको आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। हालांकि फिर बाद में अदालत को समझ में आया कि ये तो निर्दोष था, उसको फिर बाद में बरी किया गया। लेकिन सवाल ये है कि उस महिला ने जिसने झूठा आरोप लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसको कोई सजा क्यों नहीं हुई? यदि कानूनों का दुरुपयोग रोकना है, चाहे वो दहेज प्रताड़ना का कानून हो, चाहे वो भरण पोषण का कानून हो या घरेलू हिंसा का कानून हो, जो भी हो, उसमें एक प्रावधान एटलीस्ट कर देना चाहिए कि यदि आपने केस झूठा किया, यदि आपका केस झूठा प्रमाणित हुआ, तो वही सजा आपको मिलेगी जो दोषी पाए जाने वाले को मिलने वाली। उसके बाद देखिए, आधे से ज्यादा तो मामले वैसे ही दब जाएंगे, जो झूठे मामले सामने आते हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मामला गंभीर है, सरकार को सोचने की जरूरत है। पहले ये माना जाता था कि पुरुषवादी समाज है इसलिए सारे कानून अपने ढंग से बनते हैं, लेकिन हाल फिलहाल के महिलाओं के पक्ष में जो बने कानून हैं वो कहीं ना कहीं एक छूट दे रहे हैं उनको कि उनका दुरुपयोग किया जा सकता है।
उस पर पूर्ण रोक लगाने की जरूरत है। तभी आप मानिए कि तभी समाज बराबर होगा, तभी जो भेदभाव है, लिंग आधारित भेदभाव पर जो कानून बने हैं उनको खत्म करके ही वास्तविक समानता लाई जा सकती है। धन्यवाद।